क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए संकेतकों में से अपना उत्तर चुनिए। असर्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। इसका कारण बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका है, सर्वप्रथम असर्शन और रीजन, इन दोनों में ही जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उनकी सत्यता की पुष्टि की जाए। उसके बाद यह खोज की जाए कि यह जो रीजन दिया जा रहा है क्या वह असर्शन के अंतर्गत जो दावा किया जा रहा है उसके लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता है। उसके बाद ही सही विकल्पों का चयन किया जाए। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह प्रश्न। सबसे पहले हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, आखिर लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। उसके बाद देखते हैं कि लैंडफॉर्म इवोल्यूशन क्या है। उसके बाद हम लोग असर्शन में कहे जाने वाले इस दावे की सत्यता की जांच करेंगे और उसके बाद रीज़न में कहे जाने वाला यह जो स्टेटमेंट है इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। लैंडफॉर्म्स अर्थ की सरफेस पर सभी जगह पाए जाने वाले और स्पष्ट रूप से दिखने वाले फीचर्स हैं। लैंडफॉर्म्स आर द कॉन्स्पिकुअस फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट अकर एवरीवेयर। कई सारे लैंडफॉर्म्स के योग से एक लैंडस्केप का निर्माण होता है। We can say that landforms are the component parts of a landscape. Landforms का आकार कुछ मीटर से लेकर माउंटेन्स जितना या एक मेजर प्लेट जितना या एक कॉन्टिनेंट जितना भी हो सकता है। लैंडफॉर्म्स की जो जीवन अवधि है या जिसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं वो कुछ दिन से लेकर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का हो सकता है। लैंडफॉर्म्स का निर्माण नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। हर लैंडफॉर्म की अपनी एक विशेष शेप और साइज होता है। लैंडफॉर्म्स पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न एंडोजेनेटिक फोर्सेस तथा पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के मध्य होने वाले इंटरेक्शंस का परिणाम होते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस यदि पृथ्वी के किसी भाग के अपलिफ्टमेंट या उत्थान का कार्य कर रहे हैं तो विभिन्न एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस जिसमें मास वास्टिंग, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस को सम्मिलित किया जाता है, उस अपलिफ्टेड पार्ट को या उस उत्थित भूखंड को काट छाँट करके एक विशेष शेप और साइज वाले स्थल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन या ओशन फ्लोर, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, वैलीज, प्लेन्स, पेनिनसुला, बे, गल्फ, सी, मिड ओशियानिक रिज, वॉल्केनो, ड्यून्स, मोरेन्स, ड्राई कांटर एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे हायरार्की ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं उनके अंतर्गत कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को रखा जाता है। वहीं जो सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं उनके अंतर्गत माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स को रखा जाता है। वहीं थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत हम वैलीज, स्पर्स, पीक्स, वाटरफॉल्स, सैंड ड्यून्स, ऑक्सबो लेक्स अनेक लैंडफॉर्म्स को रखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी GEOMORPHOLOGY, जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स। इन्हीं लैंडफॉर्म्स का एक वैज्ञानिक अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अभी तक आपने जाना कि यह इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स भी हैं जिनको अब मनुष्य बनाने लगा है। इनको हम एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ANTHRO एंथ्रोपोजीईएनआईसी
एंथ्रोपोजेनिक लैंड फॉर्म्स। यह मानव के द्वारा निर्मित लैंड फॉर्म्स हैं। यह या तो पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित होते हैं या मानव द्वारा नेचुरल लैंड फॉर्म्स में काफ़ी हद तक परिवर्तन के बाद उत्पन्न होते हैं। इनका अध्ययन एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल आइलैंड्स। दुबई में पाम जुमेराह PALM पाम JUMEIRAH पाम जुमेराह नाम का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है। इसका फोटोग्राफ आप नेट पर देख सकते हैं। सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, डैम्स, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा रही हैं। नदियों के किनारे बाढ़ से बचाव के लिए मनुष्य द्वारा एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं। यह भी एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी समुद्री भाग में ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति है। वहाँ पर मैरीन बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करने के लिए आर्टिफिशियल रीफ बनाई जा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी माइंस बना दी गई हैं, क्वेरीज बना दी गई हैं, जिनको कि हम स्पेस से भी देख सकते हैं। क्वेरीज ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को निकालते हैं, जैसे पत्थरों को निकालते हैं या ग्रेवल्स को निकालते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल हैं। माउंटेन स्लोप्स पर टेरेसेस बनाए गए हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए हैं। यह भी एंथ्रोपोजेनिक लैंडफॉर्म का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद अब हम लोग अपने कथन की या असर्शन की सत्यता की जांच करेंगे। असर्शन में कहा गया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। एक्चुअल में यह जियोमॉर्फोलॉजी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसको थॉर्नबरी ने दिया है। थॉर्नबरी ने अपनी बुक में चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसमें 9 कंसेप्ट दिए हैं और उसमें यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यह है कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट 5 के नाम से यह जाना जाता है। थॉर्नबरी ने लैंडफॉर्म शब्द की जगह जियोमॉर्फिक शब्द लिखा है, GEOMORPHIC, जियोमॉर्फिक शब्द लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी। हिंदी में इसका अर्थ है स्थल रूपों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सरलता क्या है या सरल स्थल रूप क्या हैं। लैंडफॉर्म्स की सिंप्लिसिटी का अर्थ 2 तरीके से लिया जा सकता है। इसको हम 2 केसेस के माध्यम से देखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी केस 1 और केस 2। केस 1 में हम कहेंगे कि लैंडफॉर्म्स किसी एक ही प्रोसेस द्वारा निर्मित हो, या तो वह सिर्फ रिवर इरोजन से निर्मित हो, या वह सिर्फ और सिर्फ विंड इरोजन से निर्मित हो, या वह सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियल इरोजन से निर्मित हो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक ही प्रोसेस से निर्मित। और केस 2 में हम कहेंगे कि लैंडफॉर्म का निर्माण सिर्फ एक ही साइकिल ऑफ इरोजन के दौरान हुआ हो और अंततः वह फीचरलेस प्लेन की स्थिति या पेनी प्लेन की स्थिति को प्राप्त कर ले। इस इरोजन साइकिल की अवधि के दौरान या इस इरोजन साइकिल की समाप्ति के बाद कोई दूसरा इरोजन साइकिल अस्तित्व में न आया हो। मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, एक ही इरोजन साइकिल में निर्मित। अब यदि कोई लैंडफॉर्म उपरोक्त दोनों स्थितियों को फॉलो करे, केस 1 को और केस 2 को, अर्थात वह एक ही प्रोसेस से निर्मित हो और उसका निर्माण एक ही इरोजन साइकिल में हुआ हो, तो वह सिंपल लैंडफॉर्म कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता। लैंडफॉर्म्स का निर्माण कई प्रोसेस के द्वारा होता है तथा लैंडफॉर्म्स अपने जीवन काल में कई एक इरोजन साइकिल से होता हुआ गुजरता है। अब इन दोनों केसेस के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम केस 1 का हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ या माउंटेन्स का अपलिफ्टमेंट हुआ। इसके बाद रिवर अपने इरोजन के प्रोसेस के द्वारा उस माउंटेन पर कई सारे लैंडफॉर्म्स को बनाएगी। लेकिन प्रश्न ये है, क्या सिर्फ रिवर ही उस माउंटेन पर लैंडफॉर्म बनाएगी?
ऐसा नहीं है। आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स ने भी इरोजन एंड डिपोजिशन के प्रोसेस द्वारा कई लैंडफॉर्म्स बनाए हैं। जैसे ग्लेशियर्स ने नदियों द्वारा निर्मित वी शेप की वैली को इरोड किया और उस वी शेप की वैली के अंतर्गत अपनी ही यू शेप की वैली का निर्माण कर दिया। रिवर्स ने इरोजन द्वारा माउंटेन्स में इंटरलॉकिंग स्पर्स का निर्माण किया, जिन्हें ग्लेशियर्स ने मॉडिफाई कर दिया, इरोड कर दिया और उन इंटरलॉकिंग स्पर्स को ट्रंकेटेड स्पर्स में चेंज कर दिया। इसी प्रकार विंड्स ने भी अपनी इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया के माध्यम से माउंटेन्स में नए नए लैंडफॉर्म्स बनाए हैं और कई एक को मॉडिफाई भी किया है। केस 2 का हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि डेजर्ट्स में सिर्फ विंड प्रोसेस ही काम नहीं करते, इसके अलावा रेन वाटर के कारण भी वहाँ पर कई सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कोस्टल एरिया का। तो कोस्टल एरियाज़ में सिर्फ ओशन वेव्स ही काम नहीं करती हैं या उन्हीं के द्वारा लैंडफॉर्म का निर्माण नहीं होता है, वहाँ पर विंड्स द्वारा भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। विंड्स द्वारा वहाँ पर सैंड ड्यून्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर सरफेस वाटर भी लैंडफॉर्म को मॉडिफाई करता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि लैंडफॉर्म्स का निर्माण सिर्फ एक ही प्रोसेस से नहीं होता है, बल्कि कई प्रोसेस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। इन सभी प्रोसेस के अवशिष्ट चिन्ह उस लैंडफॉर्म में देखे जा सकते हैं, देखने को मिलते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी न किसी एक प्रोसेस का डोमिनेंस ज़रूर रहेगा। जैसे रिवराइन लैंडफॉर्म्स अगर हैं तो वहाँ रिवर प्रोसेस का डोमिनेंस रहेगा, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं तो वहाँ ग्लेशियल प्रोसेस का डोमिनेंस रहेगा, लेकिन अन्य प्रोसेस भी वहाँ पर कार्य करते रहेंगे। जिन लैंडफॉर्म्स के निर्माण में एक डोमिनेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम करे उन्हें सिंपल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। सिंपल लैंडफॉर्म्स। और यदि जिन लैंडफॉर्म्स के निर्माण में दो या दो से अधिक प्रोसेस मुख्य भूमिका अदा करें उन्हें कंपाउंड लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। COMPOUND कंपाउंड लैंडफॉर्म्स। अब हम केस 2 को समझेंगे। केस 2 को समझने से पहले साइकिल ऑफ इरोजन को ज़रा समझ लेते हैं। साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट WM डेविस के द्वारा दिया गया था। साइकिल ऑफ इरोजन समय की एक अवधि होती है, अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसमें एक अपलिफ्टेड लैंड मास या उत्थित भूखंड या ऊपर की ओर उठा हुआ कोई लैंड मास अपर्दन की क्रियाओं से प्रभावित होकर 3 स्टेजेस यूथ, मैच्योर और ओल्ड से होकर गुजरता हुआ एक फीचरलेस प्लेन में बदल जाता है। इस फीचरलेस प्लेन को डेविस ने पेनी प्लेन कहा है। बहुत कम लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनका निर्माण एक ही अपर्दन चक्र के दौरान हुआ हो। लैंडफॉर्म्स जो कि एक ही अपर्दन चक्र के दौरान निर्मित होते हैं उनको मोनोसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। मोनोसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स। अधिकांश लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो एवोल्यूशन या विकास के दौरान कई अपर्दन चक्रों से गुजरे हैं, वह मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि लैंडफॉर्म्स पर चाहे कितने भी इरोजन साइकिल गुजरे हों, सबके अवशिष्ट चिन्ह देखने को मिलते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे किसी एक पर्वत का अपलिफ्टमेंट हुआ, नदियों ने अपर्दन द्वारा अपनी घाटी का निर्माण किया। अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में पेनी प्लेन का निर्माण हुआ। यह फर्स्ट इरोजन साइकिल था, लेकिन पर्वत में एक बार पुनः अपलिफ्टमेंट होगा, इरोजन साइकिल में डिस्टरबेंस होगा और नदी जो कि ओल्ड स्टेज को प्राप्त कर चुकी थी वह पुनः यंग स्टेज में आ जाएगी
और पुनः अपनी घाटी को गहरा करने लग जाएगी। इस प्रकार पुरानी वाली घाटी के अंदर एक और घाटी का निर्माण हो जाएगा जिसको वैली इन वैली लैंडफॉर्म कहा जाता है। रिवर टेरेसेस, नेक पॉइंट इरोजन साइकिल में डिस्टरबेंस के ही परिणाम होते हैं। अतः हम देखते हैं कि अधिकांश लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन कई इरोजन साइकिल के दौरान होता है, अर्थात अधिकांश लैंडफॉर्म्स सिंपल नहीं हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस प्रकार दोनों ही केसेस, केस 1 और केस 2 की स्टडी से यह सिद्ध हो गया है कि असर्शन के अंतर्गत जो दावा किया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी, यह सही है। पृथ्वी के एक लंबे भूगर्भिक इतिहास में इतनी बार टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, इतनी बार भू हलचलें हो चुकी हैं कि सिंपल लैंडफॉर्म्स की संख्या बहुत कम है, अधिकांश लैंडफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हैं। तो अब यह हमको क्लियर हो गया है कि हमारे अधिकांश लैंडफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हैं। यह रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि स्ट्रक्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, अब हमको यह चेक करना है कि क्या यह रीज़न इस बात को प्रूव करता है कि हमारे अधिकांश लैंडफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स हैं, और क्या यह रीज़न सफिशिएंट है। रीज़न में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह थॉर्नबरी की बुक का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, जहां वो कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज़ ए डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इज़ रिफ्लेक्टेड इन देम। इसका मतलब कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमको यह चेक करना है क्या यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, कहीं ऐसा तो नहीं यह आंशिक रूप से ही सही हो। डेविस ने कहा था कि लैंडफॉर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। टाइम को स्टेज भी कहते हैं। स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहाँ पर, जिस स्थान पर लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ की लिथोलॉजी किस प्रकार की है, वहाँ की रॉक्स का कंपोजिशन किस प्रकार का है, क्या वहाँ पर हार्ड रॉक्स हैं या क्या वहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स हैं, वहाँ पर जो रॉक स्ट्रेटा है क्या वहाँ पर कोई क्रैक डेवलप हुआ है, उस क्रैक के अलोंग क्या कोई फॉल्टिंग हुई है या वो रॉक स्ट्रेटा में फोल्ड्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से प्रोसेस के अंतर्गत हम देखते हैं कि इरोजन करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं, वेदरिंग किस प्रकार से हो रही है। टाइम या स्टेज का मतलब होता है कि लैंडफॉर्म विकास या इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज में है, क्योंकि हर स्टेज में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं। यूथफुल स्टेज में अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनेंगे, मैच्योर स्टेज में अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनेंगे और ओल्ड स्टेज में अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे यूथफुल स्टेज में हाई एनर्जी लैंडफॉर्म्स बनेंगे, मैच्योर स्टेज में मीडियम एनर्जी लैंडफॉर्म्स बनेंगे और ओल्ड स्टेज में लो एनर्जी के लैंडफॉर्म्स बनेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे रीजन में जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कही गई है, प्रोसेस और टाइम की बात नहीं कही गई है। इसलिए हमारा रीज़न करेक्ट होने के बाद भी आंशिक रूप से ही सही है। वह असर्शन में किए जाने वाले दावे की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर रहा है, पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। असर्शन में हमने जो 2 केस देखे थे, केस 1 और केस 2, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि केस 1 में हम प्रोसेस की बात कर रहे थे और केस 2 में हम स्टेज की बात कर रहे थे, जबकि रीजन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की ही बात कही जा रही है। अगर रीजन में प्रोसेस और स्टेज को भी शामिल कर लिया जाए तब यह असर्शन की पूरी तरीके से व्याख्या करेगा, लेकिन इसमें आधी और अधूरी बात कही जा रही है। इसलिए यह असर्शन का जवाब तो है, कारण तो है, लेकिन आंशिक कारण है, आंशिक स्पष्टीकरण है। इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट्स की व्याख्या जानने के बाद यदि हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने जो मॉर्फोलॉजी के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को जाना। एक अंतिम फैक्ट्स मैं आपको और बता दूं, W.D. थॉर्नबरी, THORNBURY, इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ
जियोमॉर्फोलॉजी। यह क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में।